हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। हम चर्चा कर रहे थे चौहान वंश के बारे में। चौहान जो सत्ता थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने अजमेर के चौहान देखे और बूंदी में चौहान वंश की शाखा हाड़ा जो थी उनके बारे में चर्चा की। आज हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कोटा में जो हाड़ा शाखा थी उसके बारे में। चौहान की कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं? हाड़ा शाखा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे कोटा के चौहान। कोटा के चौहान है। इससे पहले हमने बूंदी के चौहान वंश के बारे में देखा था। तो बूंदी में एक शासक हुए थे राव भोज। एक बूंदी में शासक हुए थे जो कौन से आते हैं? राव भोज। उनके पुत्र राव भोज के एक पुत्र थे हृदय नारायण। वीर हृदय नारायण है उनके पुत्र थे। उनको राव भोज के द्वारा जो मुगल बादशाह थे उनके दरबार में शासक घोषित किया था। उन्होंने क्या है? शासक घोषित किया था कि जो कोटा है अस्थायी रूप से जो हमने सत्ता स्थापित की है उसका शासक मैं किसे बना रहा हूं? अपने पुत्र हृदय नारायण को बना रहा हूं। लेकिन हृदय नारायण का युद्ध भूमि में गया था। युद्ध भूमि में लड़ते हुए बीच में ही भाग जाता है। युद्ध भूमि में सेनानायक के रूप में गया था और युद्ध भूमि में जैसे युद्ध स्टार्ट होता है थोड़े समय तो कहीं लड़ा था, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि वह युद्ध हारेगा तो वह क्या युद्ध भूमि से भाग जाता है। इसे जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह उसमें कौन से थे? जहांगीर थे। वो क्या है? उनसे नाखुश हो जाते हैं और उसे क्या है? बेदखल कर दिया गया, उसको क्या है? निकाल दिया गया था। हृदय नारायण को वहां से क्या है? बेदखल कर दिया था। उसी समय उसके समकालीन थे रतन सिंह है। उसी समय वहीं पर उपस्थित कौन से थे? रतन सिंह थे। रतन सिंह को जहांगीर के द्वारा मुगल जो था सेनापति था, मुगल शासक था रतन सिंह, मुगल सेनापति शासक था कौन सा था? जहांगीर था। उसके द्वारा रतन सिंह को इसका अस्थायी रूप से शासक नियुक्त किया जाता है। तो कोटा का अस्थायी रूप से शासक किसे बनाया जाता है? रतन सिंह। लेकिन थोड़े ही समय बाद समय परिवर्तन होता है। बूंदी को कोटा से अलग किया जाता है। कोटा और बूंदी दोनों को क्या अलग कर दिया जाता है। 1631 में कोटा बूंदी से अलग हुआ था और शाहजहां के द्वारा रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को कोटा राज्य के चौहान वंश का शासक नियुक्त किया था। प्रश्न पूछा जाएगा बूंदी को कोटा से कब अलग रियासत बनाई गई थी, कब अलग बनाया गया था? तो 1631 में बूंदी से कोटा को अलग कर दिया जाता है और शासक बनते हैं माधो सिंह है, जो 1631 से लेकर 1648 तक इस शासन सत्ता पर रहते हैं। तो हम चर्चा कहीं से करेंगे? माधो सिंह से, क्योंकि यह चौहान वंश की जो हाड़ा शाखा थी, कोटा की जो चौहान वंश की हाड़ा शाखा थी उसके स्वतंत्र शासक थे। पहले जो शासक थे रतन सिंह था, हृदय नारायण था, वो शासक तो थे लेकिन वो स्वतंत्र नहीं थे। वो कभी न कभी के अधीन थी, बूंदी के अधीन थी। तो ये क्या स्वतंत्र शासक नहीं थे? स्वतंत्र शासक बनने वाले कौन सा व्यक्ति था? माधो सिंह था, जो पुत्र किसका था? रतन सिंह का पुत्र था और जिसके द्वारा 1631 में शाहजहां के द्वारा इसकी नियुक्ति की थी और इसे सम्राट बनाया गया था। तो हम शासक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोटा में चौहान वंश के हैं। पहला कौन सा आता है? माधो सिंह। पहला शासक कौन सा आता है? अपना माधो सिंह है। इसका कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो 1631 से लेकर 1648 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। पहला तो पॉइंट आता है कि माधो सिंह ने अपनी सत्ता को कब हासिल किया था? माधो सिंह के द्वारा अपनी सत्ता को कब प्राप्त किया जाता है? तो 1631 में प्राप्त किया था और 1648 ईस्वी तक इसने क्या सत्ता अपने हाथ में रखी थी। कोटा राज्य का स्वतंत्र शासक कौन सा था? माधो सिंह था। यह किसका पुत्र था? ये अगर हम बात करते हैं तो ये रतन सिंह का पुत्र था। ये कोटा राज्य का वास्तविक और प्रतापित शासक के रूप में उभर सामने आया था। माधो सिंह जो है ये बहुत ही प्रतापित और वीरता नामक शासक रूप में निकलकर सामने आया था। अतः शाहजहां के द्वारा इसे 5000 की जात है। शाहजहां के द्वारा इसे 5000 की जात व 2500 की मनसबदार यानी सवार घोषित किया था। 5000 जात और 2500 मनसबदार किसने? शाहजहां ने घोषित किया था। किसको? माधो सिंह को। क्योंकि माधो सिंह बहुत ही अच्छा शासक लगा, न तो युद्ध भूमि से भागा था और न ही किसी भी प्रकार की शत्रु से लड़ने में भय दिखाता था। तो इसके द्वारा शाहजहां ने इसे 5000 का जात और 2500 का मनसबदार नियुक्त किया था। किसने किया था? शाहजहां है। शासक कौन सा आता है? अपना माधो सिंह है। कार्यकाल 1631 से लेकर 1648 तक रहा था। कोटा राज्य का पहला स्वतंत्र शासक था। कोटा राज्य का पहला स्वतंत्र शासक था। ये सभी जगह जाता, जब भी किसी युद्ध में जाता, किसी भी युद्ध में जाता या किसी क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए जाता तो क्या क्षेत्र जीत कर जाता था। इसलिए शाहजहां के द्वारा इसे बाद में बाद रफ्तार की उपाधि प्रदान की। इसे क्या किया गया था? बाद रफ्तार।
की उपाधि दी। अगर हम बात करेंगे कि शाहजहां ने किसे बाद रफ्तार की उपाधि दी थी तो वो कौन सा आता है, माधो सिंह। कार्यकाल 1631 से लेकर 1648 तक है, 31 से लेकर 1648 तक है। इसकी अगर हम बात करते हैं, हाड़ा की दो राजधानी, हाड़ा की कितनी है, दो राजधानी थी, ये तो सभी को पता है। पहली बूंदी थी, दूसरी कौन सी आती है, कोटा आती है। कोटा बूंदी से अलग होने के बाद में बना था। इसके बाद में अगले शासक आते हैं राव मुकुंद सिंह। अगले शासक कौन से आते हैं, राव मुकुंद सिंह। राव मुकुंद सिंह अगले शासक बनते हैं। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 1648 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। ये सारे शासक जो है, अगर कोटा की अगर हम बात करेंगे, जितने भी शासक पढ़ेंगे ये अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, राव लगाते थे। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, राव लगाते थे। तो जब कभी अपने को राव दिखे तो अब शासक सोचेंगे कहां का होगा, कोटा का है। राव कहां के शासक है, कोटा राज्य के जो शासक थे वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, राव इनकी उपाधि थी। राव इनकी क्या थी, उपाधि थी। मुकुंद सिंह की अगर मैं बात करता हूं तो 1648 से लेकर 1658 ईस्वी तक कोटा राज्य के शासक रहे थे। इनके बारे में मुख्य रूप से दो बातें हैं। इन्होंने अपने पासवान था अबला मीणा है, उनके नाम पर अबली, उनके रहने के लिए एक मकान बनाया था जिसे क्या कहा जाता है, अबली बीणी का महल है। तो इसमें एक पॉइंट आता है अबली या अबला मीणा का महल, अबली बीणी का महल बनवाया था। पहला तो इनके द्वारा क्या कार्य किया था, इनका पासवान था जिनका नाम अबला मीणा है, उनके रहने के लिए, रिहायश के लिए एक महल का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम आता है अबला मीणा का महल है। और दूसरी इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा मुकुंदरा का किला है, मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, बजाएंगे मुकुंदरा, कोटा घूमने कभी जाएंगे तो मुकुंदरा का किला बना हुआ है। उस मुकुंदरा का किला का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था, इन्हीं के द्वारा करवाया गया। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मुकुंदरा का किला का निर्माण, मुकुंदरा के किले का निर्माण है वो कौन करवाते हैं, वो अपने शासक थे जिनका नाम क्या है, राव मुकुंद सिंह। तो पहले कौन से, माधो सिंह 1631 से लेकर 48 तक, दूसरे 48 से लेकर के है 58 तक है। इनकी अगर हम बात करते हैं, मुकुंद सिंह है तो ये धर्मत के युद्ध में, धर्मत का जो युद्ध हुआ था यूपी में लड़ा गया था, इस युद्ध में क्या मारे जाते हैं। तो धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखते हैं, धर्मत के युद्ध, धर्मत के युद्ध में लड़ता मारा गया, धर्मत के युद्ध में क्या है, लड़ता हुआ मारा गया है। इसके बाद में अगले शासक आते हैं अपने 58 से लेकर 83 तक है। 1658 से लेकर 1683 तक अगले शासक आए थे, वो कौन से आते हैं, राव जगत सिंह। तीसरे शासक इसके कौन से आते हैं, राव जगत सिंह है, जो 1658 से लेकर 1683 तक आते हैं। इनके बारे में कोई विशेष नहीं है, ये केवल युद्ध लड़ते थे और उनमें क्या है, जीत जाते थे। इनके बारे में कुछ विशेष दिया नहीं गया। दक्षिण के अभियानों में क्या है, इन्हें नियुक्त किया जाता था। मुगल जो मुगल शासक थे उनके दरबार इन्हें दक्षिण के अभियानों में नियुक्त किया जाता था। 1658 से लेकर 83 तक कौन से थे, राव जगत सिंह। इसके बाद में आते हैं 1684 से लेकर 1696 तक, अगले शासक कौन से आते हैं, 1684 से लेकर 1696 तक। तो इसमें इनका कार्यकाल थोड़ा सा देख लेते हैं। मुकुंद सिंह, राव मुकुंद सिंह, राव लगाते थे। इनका कार्यकाल कब था, 1648 से लेकर 1658 तक। इसके बाद आते हैं जगत सिंह, राव जगत सिंह है, इनका 1658 से लेकर 1683 तक, 1683 तक है। इन्हें मुगल शासक थे, उन्होंने दक्षिण के अभियानों में ज्यादा सक्रिय रखते थे। ये क्या, वीरता का परिचय देते थे और इन्हें आगे बढ़ाते थे। इसके बाद में आते हैं 1684 से लेकर 1696 तक शासक कौन से, किशोर सिंह है। किशोर सिंह फर्स्ट शासक रहे थे 1684 से लेकर 1696 ईस्वी तक, 1696 ईस्वी तक। तो पहले कौन से थे, माधो सिंह है, 1631 से लेकर 1648 तक। दूसरे मुकुंद सिंह है, 48 से 58 तक है। तीसरे जगत सिंह है, जिसकी अगर हम बात करते हैं ये शासक रहे थे 58 से 83 तक है। चौथे आते हैं किशोर सिंह फर्स्ट है, 84 से लेकर 96
तक ये क्या शासक के रूप में कार्य करते हैं। और इनके द्वारा अगर मुख्य रूप से बात की जाए, किशोर सिंह के द्वारा मुख्य रूप से अगर हम बात की जाए तो उन्होंने 2 कार्य किए थे। एक तो अपने नाम से किशोर सागर तालाब बनवाया था और इससे जैन मंदिर, आप कभी कोटा जाएंगे तो वहां पर क्या जैन मंदिर बनवाए गए, तो जैन मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाए गए हैं। तो चांदखेड़ी के जैन मंदिर है और क्या किशोर सागर तालाब है, तो इनके द्वारा 2 कार्य किए गए हैं। एक तो क्या है किशोर सागर तालाब बनाए और दूसरा चांदखेड़ी, कौन सी खेड़ी के, चांदखेड़ी के जैन मंदिर। चांदखेड़ी के जैन मंदिर के निर्माता है वो अपने कौन से आते हैं, किशोर सिंह फर्स्ट है। और किशोर सागर तालाब के निर्माता है वो भी कौन से, किशोर सिंह फर्स्ट है। अपने ही नाम पर इनके द्वारा नियुक्त किए गए थे। इसके बाद में आते हैं राव राम सिंह फर्स्ट। राव राम सिंह थे यहाँ के शासक बनते हैं, कोटा के शासक पढ़ते हैं राम सिंह है। तो राम सिंह की अगर बात करते हैं, इनका कार्यकाल जो है राव राम सिंह फर्स्ट का कार्यकाल की बात करते हैं 96 से लेकर 1707 तक रहा था। 1696 से लेकर 1707 ईस्वी तक। कौन से आते हैं, राव राम सिंह फर्स्ट है। इनकी बात करते हैं, राव राम सिंह फर्स्ट है। इनका कार्यकाल 1696 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहता है और यहाँ के शासक रहते हैं। इनके द्वारा अगर हम बात करते हैं, रामगंज बांध है, सूरजपोल है, तालाब बांध है और अन्य वहाँ के जो क्षेत्र है जहाँ की अगर शहरी प्रक्रिया की बात करते हैं उनका निर्माण करवाया गया था, वहाँ का निर्माण करवाते हैं। अगले आते हैं राव भीम सिंह है। राव भीम सिंह है 1707 से लेकर 1720 तक है। छठे शासक कौन से आते हैं, राव भीम सिंह 1707 से लेकर 1720 ईस्वी तक। इनके बारे में कुछ विशेष नहीं है। 1707 से लेकर 1720 तक जो कोटा राज्य की शासन सत्ता को आगे चलाने वाले शासक कौन से आते हैं, भीम सिंह फर्स्ट है। इसके बाद में कौन से आते हैं, राव दुर्जन साल है। राव दुर्जन साल, राव दुर्जन साल की अगर हम बात करते हैं तो यह कोटा के वह शासक थे, यह कोटा के वह शासक थे जिन्होंने अपनी शासन सत्ता को 1723 से लेकर 1756 तक क्रियान्वित किया। 1723 से लेकर 1756 तक कोटा राज्य की रियासत को चलाने वाले शासक कौन से थे, दुर्जन साल है। 1723 से लेकर 1756 ईस्वी तक। इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि कोटा के वह शासक बताइए, वह राजा बताइए जिन्होंने अपनी शासन सत्ता के लिए 23 से लेकर 56 तक कार्यकाल पूर्ण किया था, तो वो कौन से आते हैं, दुर्जन साल है। इसकी अगर बात करते हैं, ये प्रश्न क्यों पूछा गया, क्योंकि इस समय दुर्जन साल के समय यहाँ पर मुगल के स्थान पर मराठाओं का प्रभाव देखने को मिला था। इसमें आगे बात लिखेंगे, मुगल के स्थान पर मराठाओं का प्रभाव देखने को मिला। यानी कोटा राज्य का वह शासक था जिसमें मुगल पहले क्या है, आधिपत्य किसके, मुगलों के था, लेकिन बाद में क्या है, मराठाओं का आधिपत्य यानी मराठाओं का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला था। इन्हीं के समय की अगर हम बात करते हैं, एक युद्ध आता है राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध आगे पढ़ेंगे, जो कहां लड़ा गया था, टोंक में लड़ा गया था, मराठाओं और इनके मध्य हुआ था। तो राजमहल का युद्ध इन्हीं के समय देखने को मिल रहा था। ठीक है, राजमहल का युद्ध मुगल मराठों से था। तो इसकी अगर बात करते हैं, राजमहल का युद्ध टोंक में जो लड़ा गया था वो मराठों से संबंधित था। और मराठाओं का प्रभाव कौन से शासक के सामने देखने को मिलता है, 1723 से लेकर 1756 तक शासक रहे थे, दुर्जन साल है, उनके समय देखने को मिलता है। इसकी अगर बात करते हैं तो जयपुर और उनके मध्य लड़ा था और जयपुर की सेना इसमें क्या विजयी रही, जयपुर की सेना इसमें क्या है, विजयी रही थी। आज आगे हम क्या जब पढ़ेंगे तो चर्चा इस युद्ध के बारे में डिटेल से करेंगे। इसके बाद अगले शासक आते हैं शत्रुसाल है, राव शत्रुसाल है। 8वां शासक कौन से आते हैं, राव शत्रुसाल 1756 से लेकर 1764 ईस्वी। कोटा राज्य के 1756 से 64 तक शासक कौन रहते हैं, राव शत्रुसाल यहाँ के शासक रहे थे। 1756 से लेकर 1764 तक यहाँ के शासक रहते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं, इन्हीं के समय एक युद्ध लड़ा गया था, बंटवारा का युद्ध। बंटवारा का युद्ध है जो क्षेत्र कहाँ पर है, 12 में है। युद्ध लड़ा गया था, बंटवारा क्षेत्र के अधीन था, इसलिए इसी
बंटवारा का युद्ध कहा जाता है। जालिम सिंह झाला के नेतृत्व में लड़ा था और ये इस युद्ध में विजयी रहे थे। तो इसमें इतना ही आएगा कि इस समय राव शत्रु साल थे, उसके समय कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो कौन सा है, बंटवारा का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, अपना युद्ध आएगा 12 के अंदर है। इसके बाद में शासक आते हैं राव गुमान सिंह। राव गुमान सिंह कहा जाता है, कहते हैं कि इन्हें अपने ऊपर ज्यादा गुमान, अपने ऊपर कई बार होता है व्यक्ति को अहंकार घमंड होता है, उसी प्रकार कहा जाता है कि इन्हें स्वयं पर बहुत गुमान था, इसलिए इनका नाम क्या गुमान सिंह रखा जाता है। इनका नाम क्या गुमान सिंह है। इनका कार्यकाल 1764 से लेकर 1770 तक रहा था। गुमान सिंह 1764 से 1770 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। गुमान सिंह नाम इनका इसलिए रखा था, इन्हीं का नाम क्या गुमान था। इनका क्या है, नाम गुमान था क्योंकि इन्हें स्वयं पर बहुत ज्यादा गुमान था, इसलिए नाम रखते हैं। इसके बाद में अगले शासक आते हैं उमेद सिंह। 10वें शासक कौन से आते हैं, उमेद सिंह, राव उमेद सिंह। 1770 से लेकर 1819 तक, 1770 से लेकर 1819 तक जो शासक आए थे वो कौन से आते हैं, कोटा राज्य के उमेद सिंह। कोटा राज्य के शासक कौन से बन जाते हैं, उमेद सिंह है। उमेद सिंह के द्वारा इस सत्ता को आगे बढ़ाया गया था। इसके बाद में आते हैं राव किशोर सिंह सेकंड। राव किशोर सिंह सेकंड कोटा राज्य के अगले शासक कौन बनते हैं, राव किशोर सिंह सेकंड है। राव किशोर सिंह सेकंड के बारे में कहा जाता है कि जो किशोर सिंह सेकंड है, इनका कार्यकाल 1819 से लेकर 1827 तक रहा था। इनका कार्यकाल 1819 से लेकर 1827 तक इनका कार्यकाल रहा था। किशोर सिंह फर्स्ट थे, किशोर तालाब बनाया था और जैन के अगर चांद बावड़ी उनका निर्माण करवाया था। किशोर सिंह की अगर हम बात करते हैं, किशोर सिंह की बात करते हैं तो इनके समय क्या जालिम सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत ये क्या शासन सत्ता में आए थे। उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में क्या है, बागडोर थी, इन्हीं के द्वारा संभालनी थी, इन्हीं के द्वारा क्या है संभालनी थी। इसके बाद में आते हैं राव राम सिंह सेकंड। राव राम सिंह सेकंड, राव राम सिंह सेकंड है। जो कोटा राज्य की अगर हम बात करते हैं तो संधियां जब की गई थी उसमें क्या है, राव राम सिंह सेकंड थे। उनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1828 से 1856 तक। राव राम सिंह सेकंड का कार्यकाल बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1856 तक इनका क्या है कार्यकाल रहा था। इनका 1828 से लेकर 1856 तक कार्यकाल रहा था। और इसके अंतिम और लास्ट शासक कौन से आते हैं, अगर लास्ट शासक की अगर हम बात करते हैं तो कोटा राज्य के कौन से आते हैं, भीम सिंह। भीम सिंह कोटा राज्य के अंतिम शासक थे। कोटा राज्य के क्या है, राव भीम सिंह क्या है अंतिम शासक हुए थे। भीम सिंह वह शासक थे जिनके द्वारा अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की गई थी। हमने देखा था कोटा राज्य के वह शासक बताइए जिन्होंने क्या सहायक संधि की थी। तो भीम सिंह की अगर हम बात करते हैं, कोटा राज्य का राजप्रमुख बनाया गया था भीम सिंह था। ठीक है, तो ये क्या सहायक संधि करने वाले शासक थे। इस प्रकार ये क्या कोटा राज्य के क्या मुख्य शासक थे जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भीम सिंह की अगर बात करते हैं तो इनका एक तो क्या वल्लभ संप्रदाय में समुद्र। भीम सिंह की अगर बात करते हैं तो ये हमारे एक वल्लभ संप्रदाय में क्या है संबंध स्थापित करते हैं, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। दूसरा, कोटा का नाम बदल के इनके द्वारा नंदग्राम रखा। भीम सिंह की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कोटा का नाम बदला था और कोटा का नाम बदलकर क्या रखा था, नंदग्राम में। तो कौन सा रखा था, नंदग्राम इनके द्वारा रखा गया था। इसके इन्होंने क्या 12 जो क्षेत्र है वहां पर सांवरिया जी के मंदिर का निर्माण करवाया। 12 जो क्षेत्र बनाया है, 12 जो क्षेत्र है उसके अंदर सांवरिया जी का मंदिर जो बना है वो किनके द्वारा बनाया गया है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। बुद्ध सिंह के समय बूंदी का नाम फरुखाबाद किया था। उन्होंने क्या है बुद्ध सिंह के नाम पर उस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया था, फरुखाबाद यानी चेंज किया था। वो शासक कौन से आते हैं, भीम सिंह है। एक आता है इसमें उमेद सिंह है। उमेद सिंह है 1817 में अंग्रेजों से संधि करने वाले शासक कौन से आते हैं, उमेद सिंह। अंग्रेजों से संधि करने वाले शासक कौन से आते हैं, उमेद सिंह है। 1817 में कोटा के वह शासक बताइए जिन्होंने संधि की थी। संधि की अगर बात करते हैं तो उमेद सिंह ने 2 शर्तें रखी। उमेद सिंह के द्वारा क्या संधि की 2 शर्तें रखी जाती है। तो भीम सिंह पहले एक कौन सा आता है शासक आता है, उमेद सिंह। उमेद सिंह एक शासक रह गया, उमेद सिंह। भीम सिंह बाद में आते हैं।
भीम सिंह हड़ौती संघ की स्थापना जो करते हैं वो बाद में आएंगे। तो कौन से आते हैं? उमेद सिंह है। उमेद सिंह के द्वारा क्या सहायक संधि की जाती है? उमेद सिंह व उनका वंशज। तो ये दो शर्त रखते हैं अंग्रेजों के साथ के, ये सहायक संधि जब करते हैं दो शर्त रखते हैं, कहते हैं कि उमेद सिंह व उनके वंशज का कोई व्यक्ति क्या राजा बनेगा, इस क्षेत्र का क्या वंशज कोटा के राजा रहेंगे। जालिम सिंह झाला व कोटा के जो क्षेत्र है उनको दीवान के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो दो शर्तें रखते हैं। एक तो क्या कहते हैं कि जो हमारे वंश से यानी उमेद सिंह व मेरे वंश से वो कोटा के राजा बनेंगे, और जालिम सिंह झाला के जो संतान है या उनके परिवार में है उनको मैं दीवान बनाऊंगा, उनको क्या है मैं दीवान नियुक्त करूंगा, तभी मैं संधि करूंगा, तभी क्या है मैं संधि करूंगा। एक युद्ध आता है मांगरोल का युद्ध, एक क्या है युद्ध आता है मांगरोल का युद्ध। इसमें पूछा जाता है कि मांगरोल का युद्ध कब लड़ा गया था। तो मांगरोल के युद्ध के बारे में एक क्वेश्चन आता है, मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? 1821 में हुआ था। ये किस किस के मध्य होता है? एक तो जालिम सिंह झाला, एक तो कौन से आते हैं जालिम सिंह झाला है, और दूसरे व्यक्ति कौन से आते हैं किशोर सिंह थे। दूसरे व्यक्ति कौन से आते हैं किशोर सिंह जो सेकंड थे उनके मध्य लड़ा गया था। जालिम सिंह झाला और किशोर सिंह सेकंड के मध्य 1821 में जो युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध का नाम क्या था? मांगरोल का युद्ध है। और ये युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? इस युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ये दोबारा मांगरोल 12 में लड़ा गया था। तो ये क्या है मुख्य मुख्य बातें थी जो कोटा राज्य के बारे में थी, यानी कोटा राज्य में कौन कौन सत्ता स्थापित करना चाहता है और किस प्रकार उन्होंने क्या है अपनी शासन सत्ता को आगे बढ़ाया था। 1648 से लेकर के है ये अंतिम रूप से 1818 में जब भीम सिंह जो है हड़ौती संघ की स्थापना करता है, और अंतिम रूप से अगर हम बात करते हैं भीम सिंह है यानी 1948 में 1947 की बात करते हैं एकीकरण जब किया गया था 1948 में भीम सिंह के द्वारा अंतिम रूप से जो निर्णय लिए गए थे वहां तक किस प्रकार कोटा राज्य की शासन सत्ता चलती है उसके बारे में क्या है वर्णन था। अब एक थोड़ा सा और रह जाता है झालावाड़ राज्य का इतिहास। ये कौन सा आता है? झालावाड़ राज्य का इतिहास है। तो झालावाड़ राज्य की अगर हम बात करते हैं इसमें मुख्य रूप से एक व्यक्ति का नाम इधर इधर घूमता है जिसका नाम क्या है? जालिम सिंह झाला है। एक व्यक्ति का नाम घूमता है जिसका नाम क्या है? जालिम सिंह झाला है। कोटा राज्य को स्वतंत्र राज्य की श्रेणी में कब रखा गया था? 1631 में सांझा के द्वारा कोटा राज्य के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अपने अगर हम बात करते हैं यहाँ का जो शासक था वो कौन सा आता है? माधो सिंह है। माधो सिंह को स्वतंत्र राजा के रूप में नियुक्त किया गया था सांझा के द्वारा, मुगल दरबार में इन्हें क्या नियुक्त किया गया था। झालावाड़ की अगर हम बात करते हैं यहाँ क्या थे? जालिम सिंह झाला है। जालिम सिंह झाला है झालावाड़ का चौहान या इतिहास। यहाँ पर क्या है? चौहान शाखा नहीं थी झालावाड़ की, क्या है? चौहान शाखा नहीं थी। यहाँ झालाओं का अस्तित्व हुआ इसलिए इसे झाला कहा जाता है। झालाओं के इर्द गिर्द में था इसलिए क्या है झाला कहा जाता है, लेकिन इसके चौहान के इर्द गिर्द में इसे पढ़ा जाता है। तो झालावाड़ की अगर बात करते हैं ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई। झालावाड़ की अगर बात करते हैं अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई थी झालावाड़, सबसे जो रियासत अंतिम बनते हैं वो कौन सी आती है? झालावाड़ है। झालावाड़ राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कौन सी रियासत थी? आखिरी रियासत थी। झालावाड़ अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कौन सी रियासत थी? अपनी आखिरी रियासत थी। हमेशा पढ़ते आते हैं, एकीकरण में हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसके बारे में अगर कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है कोटा राज्य से, इसका निर्माण जो है 17 परगने अलग किए जाते हैं। इसका निर्माण क्या है? अंग्रेजों के द्वारा परगने अलग किए जाते हैं। और कितने परगने हैं? 17 परगने अलग कर 1837 में किया जाता है, और 1838 में इसे झालावाड़ राज्य के रूप में अलग घोषित किया जाता है। कितने परगने हैं पूछा जाएगा? झालावाड़ में कितने परगनों को अलग किया गया था? तो परगने कितने थे? 17 परगने हैं। कौन से राज्य से? कोटा राज्य से 17 परगने अलग किए गए, और 1837 में ये परगने अलग किए गए थे। और अंतिम रूप से इसकी मान्यता थी, यानी इसकी अंग्रेजों के द्वारा इसे अंतिम रूप से कब घोषित किया गया था? 1848 में राज्य को अंग्रेजी ने मान्यता दी थी। अंग्रेजों ने इसकी क्या है मान्यता दी थी। तो झालावाड़ क्या थी? चौहान वंश से संबंधित, लेकिन झालाओं का राज था इसलिए झाला के इर्द गिर्द में गुजरता है। इनका मुख्य जालिम सिंह झाला के नाम पर रखा जाता है। तो जालिम सिंह झाला थे, उनके क्या है पुत्र कौन से थे? माधो सिंह अभिपट का है। जालिम सिंह झाला के पुत्र कौन से आते हैं? माधो सिंह अभिपट के। कोटा में राज्य की स्थापना जो करते हैं उनके बारे में पढ़ा था। इसके बारे में क्या जालिम सिंह झाला है, उनके पुत्र है माधो सिंह है। माधो सिंह का बेटा आता है मदन सिंह। माधो सिंह का बेटा कौन सा आता है? मदन सिंह है। तो इसमें एक कौन से थे? झाला, जालिम सिंह झाला है।
जालिम सिंह झाला, उनका पुत्र था माधो सिंह और उनका पुत्र आता है मदन सिंह। तो जालिम सिंह झाला है, इसने तो मुगल दरबार में कार्य किया था, मुगल दरबार के रूप में क्या ये तो रहा था, तो इसने कार्य देखा था कि हाँ मुगलों के साथ अगर बनाकर चलेंगे तो हमें क्या है अच्छे रूप से क्या रखेंगे। इसके पुत्र था माधो सिंह है, उसने देखा था कि अगर हम इस प्रकार चलेंगे, उसने देखा था कि किस प्रकार यदि मैं कार्य करूं तो मुझे 5000 की जात मिली है, 2500 का मनसबदार मिला है और मेरे वीरता का जो परिचय है वो दिया गया, मुझे वीरता की उपाधि भी प्रदान की गई है, अगर हम इनके साथ चलेंगे तो हमें फायदा होगा। तो ये तो पता था, लेकिन मदन सिंह बाप दादाओं का इनका रियासत थी, तो अगर हमें बाप दादाओं की विरासत आसानी से मिल जाती है, अगर हमें बाप दादाओं की विरासत आसानी से मिल जाती है तो ज्यादा ध्यान नहीं लगाते, फिर अपने तरीके से चलते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि इन्होंने किस प्रकार कार्य किया होगा, इन्होंने पिताजी ने किस प्रकार कार्य किया होगा, हमारे दादाजी ने किस प्रकार ये रियासत इकट्ठी की हुई, ये नहीं देखते, ये क्या सीधा अपने तरीके से कार्य करते हैं। तो उन्होंने तो बहुत ही अच्छे स्वभाव से मुगलों के साथ के संबंध स्थापित किए थे, लेकिन जैसे ही मदन सिंह शासक बनता है, मदन सिंह शासक बनता है तो मदन सिंह शासक बनता है, जालिम सिंह झाला का पोता है, 1837 में कोटा राज्य से अलग किया जाता है और 1838 में क्या है ये झालावाड़ जो रियासत है इसकी स्थापना की जाती है। तो मदन सिंह यहाँ का क्या बनता है, शासक बनता है। यहाँ का शासक कौन सा बनता है, मदन सिंह है। इसके द्वारा अगर हम बात करते हैं तो मदन सिंह जो शासक जैसे ही बनता है तो इसने क्या मुगलों से क्या थोड़े संबंध विच्छेद कर लिए थे, मुगलों के साथ क्या अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करता था, उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आता था, उनसे क्या है निराश होकर इन्होंने क्या है मुगलों से क्या रियासत का पहला जो शासक बना था मदन सिंह बनता है, वो इनसे क्या है थोड़े से विमुख हो जाते हैं, इसलिए ये मदन सिंह को ज्यादा क्या कार्य नहीं करवाते हैं। तो पहला शासक कौन सा बनता है, मदन सिंह। मदन सिंह शासक बनता है तो ये क्या कहता है कि मैं अंग्रेजों को खिरास के रूप में, कानूनी के रूप में क्या 80,000 रुपए क्या है वो दूंगा, मैं क्या है उनको क्या है मेरी रूप में 1000 रुपए प्रदान करूंगा प्रतिवर्ष खिरास के रूप में, क्या है मैं अंग्रेजों को जो यानी कानूनी जो कंपनी है उनको 80,000 रुपए प्रदान करूंगा, लेकिन मैं इनकी क्या है अधीन में कार्य नहीं करूंगा। तो मदन सिंह पहला शासक था, मदन सिंह यहाँ का क्या है पहला शासक था। 1838 से लेकर 1845 तक इसने शासन किया था, 38 से लेकर 1845 ईस्वी तक। कौन सा आता है, मदन सिंह। अब कोटा राज्य के शासक थे, वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, राव। झालावाड़ के अलग राज्य हैं तो ये भी अपने नाम के आगे कुछ लगाएंगे। तो यहाँ के शासक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, राज राणा है। तो ये मैं एक बार लिख देता हूँ ऊपर, राज राणा है। तो पहला शासक कौन सा आता है, मदन सिंह, राज राणा है। ये जालिम सिंह झाला का पोता था और अगर हम बात करते हैं माधो सिंह का पुत्र था। इसका कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो 1838 से 1845 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1838 से 1835, 1838 से लेकर 1845 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। अंग्रेजों के साथ के अच्छे से संबंध स्थापित नहीं कर पाया, इसलिए 80,000 रुपए प्रतिवर्ष, 80,000 रुपए प्रतिवर्ष इसने क्या है खिरास के रूप में देने की कार्य किया कि मैं 80,000 रुपए के इनको खिरास के रूप में दे दूंगा, मैं क्या इनके अधीन में ज्यादा कार्य नहीं करूंगा। तो ये इनके बारे में काम था। दूसरा कौन सा आता है, पृथ्वी सिंह है। पृथ्वी सिंह 45 से लेकर 1875 ईस्वी तक। इन्होंने क्या है रेल लाइन के लिए, रेल लाइन जो बिछाई गई थी, ये झालावाड़ के इर्द गिर्द में जब रेल लाइन आई थी तो इसके लिए क्या है भूमि दी थी। रेल लाइन के लिए क्या भूमि उधार देने वाले हैं। 1845 से 1875 तक झालावाड़ राज्य के शासक रहे थे, इनके द्वारा रेल लाइन के लिए जो ऋण दिया भूमि दी गई थी वो क्या है भूमि प्रदान की थी। ऋण रूप में क्या भूमि प्रदान करने वाले शासक कौन से थे, पृथ्वीराज सिंह है। इसके बाद में क्या जालिम सिंह। तीसरे शासक कौन से आते हैं, जालिम सिंह। तो ये क्या लगाते हैं, राज राणा। याद रखना राज राणा कौन से क्षेत्र के शासक अपने नाम के आगे लगाते हैं, झालावाड़ है। अगर राणा पूछा जाएगा तो वो कौन से आते हैं, कोटा है। जालिम सिंह द्वितीय की अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा नमक समझौता किया था। जालिम सिंह द्वितीय है, जालिम सिंह झाला पहले थे और दूसरा कौन सा आते हैं, जालिम सिंह द्वितीय है। इन्होंने नमक समझौता किया था। अंग्रेजों के साथ का जो नमक समझौता था वो करने वाले कौन से व्यक्ति है, ये थे। 1800 इनका कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो कार्यकाल रहा था 1876 से लेकर 96 तक।
1876 से लेकर 96 तक इनका कार्यकाल रहा था और ये अंग्रेजों के साथ के नमक समझौता करते। इनके बारे में कुछ खास है लेकिन फिर भी एक एक लाइन कहीं न कहीं मिल ही गई है। तो नमक समझौता करने वाला शासक कौन सा था? अपना जालिम सिंह द्वितीय था। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये नमक समझौता जब किया था, नमक समझौता किया था तो उसमें विशेष भूमिका निभाई थी। वो कौन सा था? जालिम सिंह द्वितीय है। कौन से आते हैं? जालिम सिंह द्वितीय है। इसे अगर हम बात करते हैं 1896 में इसे क्या शासन से हटा दिया जाता है। 1896 में शासन से हटा दिया जाता है। वही है किसी के साथ मतभेद, अंग्रेजों के साथ इसके मतभेद हो जाते हैं। मतभेद होने के कारण 1896 में इसे क्या है? हटा दिया जाता है और परगने पुनः कोटा को दे दिए जाते हैं। इसे क्या है? जालिम सिंह को शासक सत्ता से हटा दिया जाता है और जो परगने थे वो वापस के कोटा से लिए थे और कोटा को क्या वापस दे दिए जाते हैं, क्योंकि इसने क्या उनके समान कार्य नहीं किया था, शासन से हटा दिया था। क्यों हटाया था उन्होंने? क्योंकि इस शासक ने जो शासन सत्ता मुगलों ने स्थापित की थी उनके अनुरूप कार्य नहीं किया। तो ये क्या है? जो परगने दिए थे 17 परगने हैं वो वापस के है कोटा राज्य को कुछ परगने दे दिए गए थे। इसके बाद में शासक आते हैं भवानी सिंह। कौन से आते हैं? भवानी सिंह। इसमें समझ में आया? मदन सिंह है, जालिम सिंह झाला का होता है। इसने क्या है? ज्यादा उनके अधीन कार्य नहीं किया, 80,000 रुपए ऋण के रूप में देने के लिए स्वीकार किए थे। दूसरा कौन सा आता है? अगर हम बात करते हैं पृथ्वी सिंह है, इनके द्वारा रेल लाइन के लिए ऋण भूमि दी गई थी। जालिम सिंह है, जालिम सिंह ने नमक समझौता किया था, उनके अधीन कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए इनसे परगने छीन लिए जाते हैं, कोटा को वापस दे दिए जाते हैं। अगले कौन से आते हैं? भवानी सिंह है। इनकी कार्यकाल की अगर बात करते हैं 1899 से लेकर 1929 तक, 99 ईस्वी से लेकर 1929 ईस्वी तक रहा था। इनकी शासन सत्ता भवानी सिंह की अगर बात करते हैं 1899 ईस्वी से 1929 तक इनका कार्यकाल वो देखने को मिलता है। भवानी सिंह की अगर बात करते हैं ये वह शासक थे जो दिल्ली दरबार में सम्मिलित होता है, दिल्ली दरबार पहुंचता है और उनकी अधीनता स्वीकार करता है। पूछा जाएगा कि झालावाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने क्या है 1911 में दिल्ली दरबार में सम्मिलित हुआ और अधीनता स्वीकार की थी। 1911 में दिल्ली दरबार में सम्मिलित हुआ, दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने वाला शासक कौन सा था? भवानी सिंह। बड़ी बड़ी सोच रखने वाला था भवानी सिंह। तो सीधा डायरेक्ट दिल्ली सीधा क्या है? दिल्ली पहुंच जाता है और उनके दरबार में क्या सम्मिलित हो जाता है, उनके दरबार में सम्मिलित हो जाता है। इसके बाद में आते हैं शासक कौन से आते हैं? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह कौन से आते हैं? इनके नाम क्या कौन सा लगाएंगे? राज राणा है, राज राणा राजेंद्र सिंह है, राज राणा राजेंद्र सिंह है। इनके कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 1929 से लेकर 1943 तक रहा था। 1929 से लेकर 1943 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये कौन से थे? राजेंद्र सिंह। इनका नाम कौन सा था? राजेंद्र सिंह है और नाम के आगे क्या लगाते थे? सारे राज राणा है। कौन सा? राज राणा है। इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। राजेंद्र सिंह की अगर बात करते हैं तो यह यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे जिसके द्वारा मेयो कॉलेज में शिक्षा प्रदान की जाती। मेयो शिक्षा में क्या इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और एक द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का जो चल रहा था उसमें क्या सहयोग दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, और इनके द्वारा रेल लाइन के लिए क्या है भूमि ऋण के रूप में दी गई थी। ये भी वह शासक थे जिनके द्वारा युद्ध भूमि के लिए जो रेल लाइन है वो प्रदान की गई थी। इसमें झालावाड़ में लकड़ी का महल बनवाया था। राजेंद्र सिंह की अगर बात करते हैं तो झालावाड़ में लकड़ी का महल बनवाया था। कौन सा आता है? राजेंद्र सिंह के द्वारा झालावाड़ में कौन सा बनाया गया था? लकड़ी का महल बनवाया गया था। राजेंद्र सिंह के कार्यकाल में इन्होंने देखा कि जो दलित समाज है उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है, मंदिरों में क्या है प्रवेश नहीं दिया जाता है, इसलिए झालावाड़ में इसने क्या है हरिजनों के लिए मंदिरों में प्रवेश के लिए क्या अनुमति दी थी। यानी प्रत्येक व्यक्ति है वो क्या है अनुमति है उनको, वो क्या मंदिर में आ सकते हैं। तो हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश देने वाला शासक कौन सा था? यही था। इसकी अगर हम बात करते हैं काष्ठ प्रसाद का निर्माण कराया, लकड़ी का महल बनाया था और यहीं पर इनके द्वारा काष्ठ प्रसाद है यानी लकड़ी का कोई रूप संरचना बनवाई थी। काष्ठ प्रसाद का निर्माण करने वाला शासक कौन सा आता है? राजेंद्र सिंह है। कौन सा आता है? राजेंद्र सिंह है। और 1930 में गोलमेज का सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन हम पढ़ेंगे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उन गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करते हैं दर्शक के रूप में 1923 में हिस्सा लिया राजेंद्र सिंह के द्वारा। 1923 में गोलमेज सम्मेलन के जो हुआ था उसमें दर्शक के रूप में हिस्सा लिया। पहला शासक कौन सा था? मदन सिंह, 38 से 45 तक चला था।
पृथ्वी सिंह है 45 से 75 तक आया था, रेल लाइन के लिए भूमि दी थी। जालिम सिंह झाला 1876 से 96 नमक के लिए बनाया था। भवानी सिंह 1899 से 1929 में 1911 में दिल्ली दरबार में पहुंचता है और सम्मिलित हो जाता है। राजेंद्र सिंह है, इन्होंने मेयो कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की थी। इनके बारे में कहा जाता है बहुत ही ऊंची सोच के व्यक्ति थे। इन्होंने देखा कि मेरी शासन सत्ता में हरिजनों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, दलितों को तो प्रवेश नहीं दिया जाता है। इन्होंने क्या अनुमति दी थी। लकड़ी का महल बनवाया था और काष्ठ प्रसाद का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। इसलिए अगर हम बात करते हैं झालापाटन, इनका नाम क्या है, अगर बात करते हैं झालावाड़ है, इसी के नाम जालिम सिंह झाला था, झालापाटन है, एक नाम रह गया झालापाटन। झालापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मंदिर है, जगह जगह पर मंदिर है, हर दिन घंटियां बजती रहती है, इसलिए झालापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घंटियों का शहर कहा जाता है। इसके अंतिम शासक कौन से थे, हरिश्चंद्र है। झालावाड़ के अंतिम शासक कौन से आते हैं, हरिश्चंद्र है। अंतिम रूप से जो शासक सत्ता को करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो कौन से आते हैं, अपने हरिश्चंद्र है। झालावाड़ रियासत के अंतिम शासक कौन से आते हैं, हरिश्चंद्र है। अंतिम शासक था। इनकी कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं 1943 से लेकर 1948 तक इनका कार्यकाल रहा। 1943 से 1948 तक इनका कार्यकाल रहा था और ये झालावाड़ रियासत के अंतिम शासक कौन से आते हैं, हरिश्चंद्र है। बाद में राजस्थान का एकीकरण हो जाता है, सभी रियासतें क्या मिला ली जाती है, इसलिए बाद में कोई शासक बना नहीं था। तो अगर हम बात करते हैं कोटा के अंतिम शासक भीम सिंह, कोटा के अंतिम शासक कौन से आते हैं, भीम सिंह है। और झालावाड़ के अंतिम शासक थे, झालावाड़ के अंतिम शासक की अगर हम बात करते हैं हरिश्चंद्र है। कौन से आते हैं, हरिश्चंद्र यहाँ के शासक थे। तो ये हमारा कौन सा आता है, कोटा और झालावाड़ का इतिहास है वो कंप्लीट होता है। कल हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और मेवाड़ को आगे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।